जय हिंद। आइए अभी हम एक करंट अफेयर टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, एंटी मॉब लिंचिंग बिल के बारे में। देखो मतलब एक मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट हर एक साल कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। रिसेंटली जो गुरुद्वारे से कई बार जो है कह सकते हैं कि वो मॉब लिंचिंग का घटना हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से वहाँ की जो कह सकते हैं कि एक प्रकार की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, या फिर पूजा पद्धति या जो भी गुरुद्वारे में चल रहा था उसमें विघ्न डालने का प्रयास किया गया। उसमें कोई व्यक्ति जो है जाता है और वहाँ जो है कह सकते हैं कि फिर उनको जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो मतलब जो भी वहाँ पीपल जो वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ उनको जो है कह सकते हैं कि उस पर टूट पड़ते हैं और उनकी उस वक्त उस व्यक्ति की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है फार्म एजिटेशन में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने वहाँ मिलकर जो है, फिर कई बार हम लोग यूपी की इंसिडेंट को मतलब घटनाओं को सुनते हैं कि जैसे मॉब लिंचिंग हुआ। अभी रिसेंटली झारखंड में भी एक मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग इन द सेंस कि मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा लोगों किसी एक लोगों पर कोई संदेह होता है या शंका होता है तो उसको लोग मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो इस इंसिडेंट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है और कह सकते हैं कि कई एक राज्यों ने जो है एक स्पेसिफिक इस मॉब लिंचिंग, एंटी मॉब लिंचिंग से संबंधित जो है कानून बनाया है ताकि इससे निपटा जा सके। ठीक है, अभी मतलब आईपीसी की धाराओं में मॉब लिंचिंग का कोई कहीं डिफिनीशन नहीं मिलता है, और कहीं भी अगर ऐसी इंसिडेंट होती है तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर या फिर मर्डर की जो धाराएं हैं सेक्शन 302 मतलब 302 के तहत जो है उस पर केस चलता है। बट मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिक जो है कोई कानून नियम नहीं है। लेकिन जो है झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर के द्वारा ये चार एक ऐसे स्टेट हैं जिनके द्वारा जो है एंटी मॉब लिंचिंग बिल बनाया गया है। अब भारतीय संवैधानिक प्रणाली में या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें है कि जब तक कोई कानून जो है भले ही लेजिस्लेटिव और विधायिका के द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता है जब तक कि वहाँ के स्टेट लेवल पे गवर्नर या फिर केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ठीक है, तो है कि पास्ड बाय द 4 स्टेट झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, इन चारों राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा एंटी कह सकते हैं मॉब लिंचिंग बिल को कह सकते हैं पारित किया गया। और जो है हम लोगों को पता है कि गवर्नर जो है कई बार जो है कोई भी बिल को अपने पास रिजर्व रख लेते हैं और उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और वो भेज देते हैं राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए। कई बार ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल इशूज अराइज होते हैं या कई बार गवर्नर को लगता है कि इसे हमें ऊपर भेज देना चाहिए, वो ऊपर वाले लोग जो है इस पे डिसाइड और डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो वो जो है राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति जो है एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वही बात यहां हुई कि काउज ऑफ डिले रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर के पास वो बिल रिजर्व रखे गए और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह राष्ट्रपति को भेजा गया कि आप अप्रूव करें इसे, इस बिल को जो कि एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया गया है। ठीक है, आगे है कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल एंड रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कह सकते हैं कि एक होम अफेयर्स की कमेटी होती है या फिर पूरे के पूरे काउंसिल और कैबिनेट मान के चले कि हमेशा प्रेसिडेंट जो है वही करते हैं। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति या फिर गवर्नर जो है दे बोथ एड कह सकते हैं ना कि एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हो, काउंसिल मिनिस्टर कह सकते हो, जो भी को, या फिर जो सरकार में होती है जो रियल पावर जिनके पास होता है वो चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ जो है अगर कोई भी बिल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा जब भेजे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे संबंधित नियम कानून बनाइए। जैसे 2-4 स्टेट मिलके उस पर भी केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। और यह जो कंसिडरेशन के लिए रखा गया है, इस परिस्थिति में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इन तमाम बिलों पर जो है अपना एक प्रकार से उसे एग्जामिन करेगी, उसे जांचने का प्रयास करेगी क्या यह जो बिल है यह तर्कसंगत है या नहीं, या यह कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन या उसे अपहेल्ड करता है या नहीं। उसके बाद फिर इसे अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट को, यह मतलब
कह सकते हैं कि अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखेगा इन तमाम चीज़ों पर कि यह बिल को अप्रूव करना है या नहीं, या फिर सेंटर इनसे संबंधित कोई नया बिल लाने जा रही है, या फिर जो अभी वर्तमान में जो कह सकते हैं कि सेक्शन 302 है वही सफिशिएंट है, ठीक है, इस बिल की ज़रूरत नहीं है। ये सारी तमाम चीज़ें जो है वो अपने एग्जामिन करने के बाद तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो एग्जामिन करेगी रिपेंजेंसी विद द सेंट्रल लॉ। जो सेंट्रल लॉ है इससे कहीं कोई कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कह सकते हैं इसमें अराइज हो रहा है, या फिर जो सेंट्रल लॉ है एक पूरे के पूरे केंद्र से कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वह नियम कानून के साथ ये तालमेल बैठाता है या नहीं। आगे है डिविएशन फ्रॉम द नेशनल और द सेंट्रल पॉलिसी एंड लीगल। और जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उससे कहीं ये डिविएट तो नहीं कर रहा, मतलब उस जो पॉलिसी है उससे कहीं या अलग कोई नियम कानून तो नहीं बना रहा, या फिर जो संविधान में प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों को वह के अनुसार है या नहीं, या वो वैलिड है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के मूल्यांकन करने के बाद ही केंद्र सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसे अप्रूव करेगी, ठीक है। एंड हाउ दिस केसेस हैंडल, अब तक होता क्या है, जैसे मॉब लिंचिंग के जितने भी केस हैं तो मॉब लिंचिंग को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, एक नया टर्म है जो कि मतलब कुछ ही सालों में बहुत ही सुनने को यह मिल रहा है कि भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति भी, गांव वगैरह में भी कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि भाई बच्चा चोरी करने वाली कोई मतलब औरत होती है, या फिर मतलब कई बार ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं कि भाई सस्पेक्ट मतलब संदेह के आधार पर ही किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, कि ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक मजहब के नाम पर ही, मतलब वो कह सकते हैं कि वो कोई क्राइम करने वाला है या उसके साथ कोई ऐसी संदेहास्पद कह सकते हैं दृष्टिकोण से जब पूरी की पूरी भीड़ उसे देखती है, उस परिस्थिति में उस पर लोग अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद इन द सेंस कि भीड़ में कहते हैं ना कि भीड़ का कोई रूप रंग नहीं होता और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं, तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो हाउ दिस केस हैंडल, और अब तक यह केस कैसे हैंडल किया जा रहा था, तो मैंने पहले ही बताया कि नो सेपरेट डिफिनीशन इन आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कोई मॉब लिंचिंग से संबंधित कोई इसका सेपरेट डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। डील विद द सेक्शन 300 एंड 302, ठीक है, जो कह सकते हैं भारत की कह सकते हैं कि जो धाराएं हैं ना, ठीक है, जो कहते हैं तो कोर्ट वगैरह में सुनते हैं धारा 302 के तहत, दफ़ा 302 के तहत, तो वही जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होता है ना, किसी की हत्या अगर कोई करता है, कोई क्राइम करता है, तो धारा 302 के तहत उस पर जो है उस क्राइम के लिए उन्हें सज़ा सुनाई जाती है। तो उसी धाराओं के आधार पर जो है मॉब लिंचिंग के केसेस को भी डील किए अब तक जा रहे थे, लेकिन ये 4 राज्यों का इनिशिएटिव है जिसमें कि वो नियम कानून बनाती है, ठीक है। तो अब जो है यह अप्रूव होता है या नहीं वो तो समय की बात है, लेकिन अभी जो वर्तमान में, ठीक है, इसके लिए कह सकते हैं धारा सेक्शन 300 और 302 के तहत ही इससे संबंधित केसेस को डील किए जाते हैं। एससी गाइडलाइंस, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस है इस मॉब लिंचिंग और लॉ से संबंधित कि सेपरेट ऑफेंस एंड ट्रायल कोड, देखिए ये इसे एक सेपरेट ऑफेंस की तरह देखा जाना चाहिए मॉब लिंचिंग को, और इससे संबंधित जो है कह सकते हैं कि एक नया नियम कानून या ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिसी बनानी चाहिए, सरकार को नीति बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि इस जो है इस सेपरेट इंसिडेंट को और इसे एज अ कह सकते हैं कि मर्डर का जो क्राइम होता है उससे इसे अलग देखना चाहिए, क्योंकि मर्डर कोई भी व्यक्ति अब कोई दुश्मनी के तहत करता है, लेकिन जब कोई भीड़ कोई वायलेंस करती है, मॉब किसी पे अटैक करती है, तो वो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग कह सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ पीपल होते हैं, और उसमें आपको कह सकते हैं कि वो किस विचारधाराएं से होते हैं, उनका पूर्वाग्रह क्या था, या फिर किन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई एक व्यक्ति को पूरा सामूहिक तौर पे जो है उस पर अटैक करता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में अगर मॉब रूल करने लगे तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वह यूजलेस एंड वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। हमारा देश जो है नियम कानूनों से चलेगा ना, ऐसा नहीं कि व्यक्ति भीड़ ने जो तय कर दिया तो वो फिर हिंसात्मक हो जाएगा, फिर संवैधानिक प्रावधानों और इतनी नीति और के निर्माणों और इतने कह सकते हैं नियमों और कानूनों का औचित्य क्या रहेगा, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेपरेट ऑफेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसे कह रही है कि देखा जाना चाहिए, एंड ट्रायल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की जानी चाहिए, और ऐसे जो भी इंसिडेंट है उसे निपटने के लिए। आगे है डेजिग्नेट सीनियर पुलिस ऑफिसर
इन एच डिस्ट्रिक्ट, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसे इंसिडेंट को वो कह सकते हैं वॉच डॉग की तरह निगरानी उस पर रखे। एंड आइडेंटिफाई हॉट स्पॉट, और कहीं भी अगर हॉट स्पॉट है कि जहां ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं या भविष्य में ऐसी इंसिडेंट होने की संभावनाएं हैं, उन तमाम हॉट स्पॉट को चिन्हित करना चाहिए। आगे विजिलेंटिज्म, और स्वाभाविक सी बात है कि विजिलेंस रहें, अवेयर रहें जो भी पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है नीड ऑफ द आवर। क्या है नीड ऑफ द आवर? है कि डिमांड स्पेशल लेजिस्लेशन। बहुत लोगों का कहना है कि शायद चलो अगर कोई भी स्पेशल लेजिस्लेशन आ भी जाता है तो वह भी, क्योंकि वह एक तरह का जो कह सकते हैं कि मर्डर है, और हो सकता है कि उसमें कुछ कंपनसेशन वगैरह की पद्धति कुछ इंक्लूड किया जाए, या फिर कुछ ऐसे कड़े प्रावधान कह सकते हैं लाया जाए ताकि सामूहिक रूप से किसी की भी हत्या ना हो। क्योंकि कोई व्यक्ति जब कह सकते हैं कि मर्डर तो अपने आप में कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है समाज के लिए। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार की दुश्मनी या पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर या फिर कोई भी पैसा या धन के लालच में किसी के साथ वो मर्डर या किसी को किल करता है, वो एक अलग इंसिडेंट है। बट जब एक मॉब के तौर पर पूरी की पूरी भीड़ किसी एक व्यक्ति पर टूट पड़ता है, तो वो कह सकते हैं समाज में कह सकते हैं कि मोरल जो है ना, समाज की जो नैतिक और एथिक्स है वो डाउनग्रेड होती है, ठीक है। डिमांड से स्पेशल लेजिस्लेशन, और वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से नीड ऑफ द आवर है कि एक स्पेशल लेजिस्लेशन आना चाहिए जिसमें कि मॉब लिंचिंग से संबंधित, एंटी मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। आगे इन्फोर्समेंट, सबसे बड़ी बात है कि भारत में नियम कानून तो बहुत होते हैं, बट अगर उसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, इन्फोर्समेंट ना हो, तो इट विल बी वर्थलेस एंड यूजलेस। तो कोई भी नियम कानून बना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, उसका सही तौर पे और सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। आगे है गाइडलाइंस एंड पूनावाला केस। पूनावाला केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस आई है, इनसे संबंधित इससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में भी अभी हम लोग कभी स्पेशल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग यही बात जानेंगे कि एंटी मॉब लिंचिंग से संबंधित यह 4 राज्यों के द्वारा बनाए गए नियम कानून को अभी जो है देखिए कब इसे अप्रूवल मिलता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कोई नियम कानून लाती है, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही। अब मिलते हैं किसी एक नए करेंट अफेयर टॉपिक में, ठीक है। जैसे अभी यूक्रेन वगैरह का विवाद हो रहा है, इस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब हम इसे यहीं समअप करते हैं। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it, also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.